हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट वीडियो है उसको हम सब बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इस दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में हमसे देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, और अर्थशास्त्र का सिद्धांत जो है ये कहाँ से आया था और दुनिया में पहली बार अर्थशास्त्र का सिद्धांत पहले किसने दिया था, क्या है, सारे मामला हम सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमसे डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र जो है ना वो क्या है, धन से संबंधित जितना भी काम करते हैं उस सब किस उसका अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो समझिए कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन। यानी धन का आदान प्रदान कहीं पर भी हो रहा है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है ये पहले दिया किसने था, तो देखिए 1776 में एक व्यक्ति, एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, इस बुक का नाम था। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, वो धन का विज्ञान है। ठीक है, और ऐसा पहली ऐसी पुस्तक जिसमें पहली बार ऐसे इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमी मतलब किसी क्षेत्र के इकोनॉमी निकाल कर दिखाए थे और या बताए थे पहली बार, तो वो कौन थे, एडम स्मिथ था। इसीलिए इनको कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। किनको, एडम स्मिथ को। देखिए मल्टीपल टाइम में ये सारे ये फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और बुक्स का नाम भी पूछा जाता है तो क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा था, तो धन का विज्ञान भी कहा था। तो इससे ये सवाल बन गए। ठीक है, खत्म। अब बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं जिसका नाम मतलब 1890 के करीब में, और नाम था डॉक्टर मार्शल। इनका एक बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो कल्याण संबंधित एक परिभाषा दिए थे। तो कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था, तो कौन था, डॉक्टर मार्शल। ठीक है, इनका बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब प्रकाशित हुआ, तो 1890 में। ठीक है, फिर अगला एक और साइंटिस्ट फिर आते हैं 1932 के करीब में, रॉबिन्स नाम के। इनके बुक्स का नाम रहता है इकोनॉमिक साइंस, और ये अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत मानते हैं। दुर्लभता का सिद्धांत जो है किसको मानते हैं, अर्थशास्त्र। कौन, तो रॉबिन्स। ठीक है, अब एक और चीज है, जब बाद में कुछ समय बीतता है तो एक व्यक्ति है, मतलब ये आधुनिक अर्थशास्त्री है जिनका नाम रहता है सैमुअल्सन। इन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान का विकास का शास्त्र कहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो साइंस ऑफ ग्रोथ यानी विकास का शास्त्र। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल जानकारी थी, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमसे देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके प्रकार में भी और प्रकार देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सब बेसिक्स जीरो से लेके पूरा इकोनॉमिक्स का आपका, अगर इकोनॉमिक्स आपका वीक है तो इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। एक समय आने के बाद आपका इकोनॉमिक्स सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हमसे देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र दो तरीके से हम सब इसको पढ़ते हैं, एगो व्यष्टि जिसको हम सब माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, और एगो समष्टि जिसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। मैक्रो होता है वो बड़ा होता है, और माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। जैसे हम सब इसको याद करने का तरीका ये सकता है, माइक्रो SD कार्ड, यानी SD कार्ड जो होता है चिप होता है वो छोटा होता है, माइक्रो होता है मतलब छोटा होता है। मैक्रो का मतलब ये बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली हम लोगों को पूरा पढ़ना ही यही चीज़ है, मेन यही चीज़ है। मतलब एग्जाम में 95-96% क्वेश्चन सिर्फ इसी से आते हैं, इससे नथिंग, बहुत कम, बराबर 4-5% आ गया तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो पहले हमसे देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी जिसको हम सब व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसके पिता किसको कहा जाता है, तो रेगनर फ्रेश को कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी का पिता किसको कहा जाता है, तो रेगनर फ्रेश को। समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमी का पिता कहा जाता है जॉन केन्स को, जॉन किन्स। ठीक है, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, छोटे स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, छोटा स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति किसी का आय निकालना हो, जैसे मांग एवं पूर्ति, जैसे मांग 10 गो का मांग है, 10 गो पूरा कर दिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालना बहुत आसान है।
ठीक है, राजस्व कितना वसूला, कितना गया आया, वो सारी चीज़ें, उपयोगिता क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कीमत का सिद्धांत है ना, कीमत कैसे बढ़ाए, किसी भी वस्तु का दाम कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मांग सिद्धांत, क्या मतलब कौन सा चीज़ है, कितना समय पर किसको कितना चाहिए, ये इसके हिसाब से मांग मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत और मांग ये दोनों में बैलेंस होते रहता है। ठीक है, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो छोटे स्तर पर, जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति के बारे में पता करना, एक परिवार का इनकम पता करना, एक गांव का इनकम पता करना होगा, तो उस सब के बारे में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम चल जाएगा। अब जैसे एक व्यक्ति है तो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, उसका कैसा क्या क्या इनकम है, वो सब पता करना बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहेंगे कि देश कहाँ कहाँ से कमाता है, क्या कमाता है, क्या इन्वेस्ट करता है, क्या ये आपको आसानी से पता लग सकता है? नहीं। तो उसके लिए हम सब मैक्रो इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लिया जाए कि आपका एक गांव होगा, गांव में मान लीजिए कि 100-200 घर होगा, तो 100-200 घर का होगा, तो उसका जो भी व्यक्ति उसमें कमा रहा होगा उसको आप आसानी से कुछ समय में ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर 10,000 रुपया कमाता है तो 100 व्यक्ति होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उस हिसाब से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनके मतलब इनके जनक जो या पिता कहा जाता है वो जॉन कीन्स है। ठीक है, तो इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं, तो इसमें बड़े स्तर पर किया जाता है, जैसे किसी देश का, किसी राज्य का, पूरे वर्ल्ड का, इसके हिसाब से निकाला जाता है। जैसे नेशनल इनकम, ये भी हम सब पढ़ेंगे, नेशनल इनकम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद योजना, किस योजना में मतलब किस योजना के लिए कितना पैसा खर्च करना है, किस योजना का कैसे कहाँ तक लाभ पहुँचाना है, ये सारे चीज़ें जिसको हम सब प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कर मतलब टैक्सेशन होता है, इसमें भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जिसमें जीएसटी जो लगता है, जैसे हम आमतौर पर भी कर मतलब जीएसटी समझते हैं, लेकिन बहुत सारा इसमें कर होता है। ठीक है, लेकिन आमतौर पर हम इस सब को लेते हुए चलेंगे, जैसे हम सब कहते हैं IGST, CGST, SGST, है ना, वो सारे चीज़ें हम सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बजट होता है, तो बजट कैसे पेश होता है, बजट में क्या क्या चीज़ रहता है, वो सारी चीज़ें सब बजट, तो बजट के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, तो आपको मैक्रो इकोनॉमी के तहत आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारे चैप्टर द चैप्टर हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमको पढ़ना कैसे है और किसका भाग है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सारी चीज़ें होगी। अब हमसे देखेंगे, अब अर्थशास्त्र की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो हमसे अर्थव्यवस्था जिसका हम सब प्रयोग करने वाले हैं उसके बारे में हम सब देखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया है। अब हमसे देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। हम अर्थव्यवस्था में मतलब दुनिया में किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं चलती है, दुनिया का कंपैरिजन अपने भारत से करेंगे और भारत में किस किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं चलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमसे देखेंगे। और हर अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है उसके बारे में हमसे देखेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था को जो 6 आधारों पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसी में सब कैटेगरी वो सब है। ठीक है, तो पहला होता है राज्य या सरकार की भूमिका जो है वो किस तरह की भूमिका है। ठीक है, तो उसमें 3 तरह के हमसे देखेंगे कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, राज्य या समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो हम इस सब को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जहां पर सरकार की भूमिका न्यूनतम हो 9 के बराबर, यानी ज्यादातर वहां प्राइवेट चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो वो होता है पूंजीवाद। और राज्य या समाजवाद अर्थव्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर जो मतलब देश की सरकार की जो भूमिका होता है वो ज़्यादा होता है, वहां पर आपको प्राइवेट संस्था बहुत कम या नथिंग देखने को ही नहीं मिलेगा, सारे चीज़ें वहां पर आपको सरकारी मिलेगी। ठीक है, मिश्रित का मतलब हुआ उसमें आपको प्राइवेट भी मिलेगा और सरकार भी, दोनों में दोनों टाइप के चीज़ मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है विकास के आधार पर कि आपका देश जो है वो विकसित के फॉर्म में आता है कि विकासशील के फॉर्म में आता है कि अल्प विकसित आता है, क्या है क्या। ठीक है, तो वहां पर हमसे देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमसे देखते हैं भारत जो यहाँ पर भारत है, तो भारत में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, तो हम सब मिश्रित में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमसे यहाँ 3 तरह के कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, तो वो कमाई के आधार पर हम सब मानते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कमाई का कौन कौन सा आधार है, किसका कितना सैलरी होगा, तो किसको विकासशील देश कहा जाएगा और किसको विकसित या अल्प विकसित कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 आधार पर हम सब कैटेगरी में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्षेत्रों की भूमिका,
यानी किस देश में किसकी भूमिका ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। जैसे किसी देश में है जिसकी कृषि की भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है वहाँ का, ठीक है। 50% से अधिक भूमिका है। तो अगर कहीं पर उद्योग धंधा से ही 50% से ज़्यादा मतलब योगदान है उस देश में, तो हम उसको कहेंगे कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वहाँ का। और जिसमें सेवा का ही खाली योगदान है 50% से अधिक, तो हम उसको कह देंगे कि सेवा वाला अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है। उसके बाद नियोजन के आधार पर यानी योजना के आधार पर हमसे देखेंगे, जैसे उस देश में योजना कितनी सारी बनाई जा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर योजना मतलब बहुत सारी योजना बनाई जाती है, अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर योजना कुछ नहीं चलता है। तो हम योजना और गैर योजनाबद्ध दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे निर्भरता के आधार पर देखेंगे कि अगर मान निर्भरता का मतलब होता है कि कोई देश है वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब खुद ही सब कुछ बना रहा है, अपन जरूरत का सारा सामान अगर खुद ही बना रहा है तो उसे देश को हम क्या कहेंगे कि क्या है, आत्मनिर्भर देश है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो पूरी तरह से दूसरा पर डिपेंड है, यानी जीने के लिए दूसरे देशों से सामान मंगवाता है, तो उसको कहेंगे कि बेचारा आश्रित है, दूसरे देश पर आश्रित है। अगर कल को वो देश खत्म हो गया तो यो खत्म हो जाएगा, बस यही बात है। परस्पर निर्भरता का मतलब होता है कि निर्भर तो है लेकिन पूरी तरह से हम निर्भर नहीं है। कुछ कुछ अपना भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ कुछ अपना भी उत्पादन करते हैं, थोड़ा मंगाते हैं, कुछ भेजते हैं, कुछ जैसे भारत है वो क्या है, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ता है। लेकिन हम सब ज़्यादातर देश है जो आपको परस्पर निर्भर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक वो आता है विश्व के साथ संबंध के आधार पर हमसे यहाँ देखेंगे। विश्व के संबंध पर हमसे दो तरह के अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया कि आपका देश है, तो आपका देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, चाहे और देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, तो ऐसे देशों को हम क्या कहेंगे कि आपका जो देश का अर्थव्यवस्था है वो खुली है। यानी आप किसी सामान मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, कोनो देश के साथ काम आपका चल रहा है। यानी आपका बॉर्डर दूसरे देशों के व्यापार के लिए खुला है और आपके देशों के लिए दूसरे देश का व्यापार खुला है, बस सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। तो उसको हमसे कहेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। खुली में क्या होता है, आयात निर्यात दोनों चलता है, मतलब आप भेजिए मंगाइए कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम सब कह देते हैं खुली। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था होता है ना, ये क्या होता है, न आयात होता है न निर्यात होता है। दुनिया में एक के वैसा देश है, उत्तर कोरिया का नाम आपने जरूर सुना होगा, किम जोंग उन वाला। वो चारों तरफ से अपना बॉर्डर क्लोज कर ले है और न सामान कहीं भेजता है और ना ही मंगाता है, कहता है न जाने देंगे ना आने देंगे, सिंपल सा लॉजिक है इसका। तो ऐसे देशों को हमसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था, न जहाँ आयात होता हो न निर्यात होता हो, न हम सामान खरीदते हैं किसी देश से और न ही हम किसी देश को सामान बेचते हैं। तो उस तरह के अर्थव्यवस्था को हमसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। इस सारी चीज़ों को हम एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि पूंजीवाद क्या है, क्या मामला है, ये सारी चीज़ें हमसे देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको हम कैटेगरीज वाइज बताए थे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है दोनों में, और किस किस कैटेगरी वाइज हमको पढ़ते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको धीरे धीरे बातों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।